अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना फिजिक्स ट्यूटर हज़रत बिलाल। और आज हम मैट्रिक के कोर्स से जो पहला चैप्टर है ऑसिलेशंस उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑसिलेशंस के चैप्टर में हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड डिस्कशन होगी। ऑसिलेटरी मोशन की जो एग्जांपल्स है वो स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है वो डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स है, जिस तरह सिंपल पेंडुलम है या मास अटैच टू स्प्रिंग है जो आपके कोर्स में डिस्कस हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है ऑसिलेशंस के इस चैप्टर का, और वो है ऑसिलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर मतलब 9 के कोर्स में हमने मोशन से मुतालिक बातें की है कि मोशन से क्या मुराद है। कोई भी बॉडी दो स्टेट में रहती है, या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, और हमने माना हुआ है कि दोनों स्टेट जो है ये रिलेटिव है। ठीक है, अब एक बॉडी जब मोशन में होती है तो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन मुसलसल चेंज करती रहती है। लेकिन अगर कोई बॉडी स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाता। अब जब कोई बॉडी पोजीशन में चेंज लाता है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से लाता है। इस वजह से हमारे पास मोशन मुख्तलिफ तरह की होती है। ये ट्रांसलेटरी भी होती है, ये रोटेटरी भी होती है, और ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो रोटेटरी और लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमने डिस्कशन की है 9 के कोर्स में। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मोशन के उस थर्ड टाइप के मुतालिक है जिसको हम मानते हैं एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन in which a body performs to and fro motion about a fixed point along the same path। ऑसिलेटरी मोशन के दौरान एक बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत करती है along the same path। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम में एक सिंपल पेंडुलम गिवन है जिसमें एक स्ट्रिंग के साथ एक हेवी मास जिसको हम बॉब मानते हैं वो लगा हुआ है। ठीक है, जब हम इस बॉब को अपनी मीन पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस मीन से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, और उसके बाद उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, तो ये जो बॉडी है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द ग्रेविटी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी दोबारा इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने लगती है। और इस तरह ये मोशन स्टार्ट करती है। इस मोशन के दौरान ये जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है तो मुसलसल इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है। मीन को क्रॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी दोबारा डिक्रीज होते होते यहाँ पे दोबारा बॉडी रेस्ट में आती है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा खींचती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस तरह इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है ये अबाउट दिस फिक्स पॉइंट या मीन पोजीशन आगे पीछे हरकत करती रहती है। इस आगे पीछे हरकत को हम टू एंड फ्रो भी कहते हैं और बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन के दौरान एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है या बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अबाउट द फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द मीन पोजीशन। और ये जो पॉइंट है जहां तक एक बॉडी जा सकती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, जो कि राइट और लेफ्ट दोनों पे होते हैं। इसी तरह ऑसिलेटरी मोशन की एक और एग्जांपल जो हमारे पास है वो है स्विंग। बच्चे जब झूले पे बैठते हैं, ठीक है, और झूला अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे हरकत करने लगता है। जब हम उसको एक बार पुश करते हैं तो फिर ये आगे पीछे हरकत करती रहती है। स्विंग के केस में भी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये प्रोवाइड होती है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बंदा जो इस स्विंग पे बैठा हुआ है ये अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत इस तरह हरकत करता रहता है। इस मोशन को भी आप टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं और इसको आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उससे हम मास अटैच करते हैं और इस मास को नीचे की तरफ खींचते हैं, इस तरह इस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फिर रिलीज करते हैं, तो ये जो मास ही दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग इसको खींच के ऊपर की तरफ। तो बेटा ये जहां से आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ये इसकी मीन पोजीशन है, आप इसको लेके है एक्सट्रीम तक, अभी दोबारा मीन की तरफ जाएगी तो मीन पे जाते हुए इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे नहीं रुकेगी बल्कि ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाने लगेगी। लेकिन जो ही ये इस मीन को क्रॉस करे इसकी वेलोसिटी दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा।
कंप्रेस स्प्रिंग दोबारा इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह ये अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। इस मोशन को भी हम टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा। वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी। जब भी बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करती है तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स या तो ग्रेविटी की वजह से होती है या इलास्टिक नेचर ऑफ दैट मटेरियल की वजह से होती है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग की इलास्टिसिटी इस मास को मजबूर करती है टू परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। दूसरी बात, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा के लिए एक्ट करती है किसी बॉडी पे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, जब भी आप जब भी आप इस मोशन को स्टडी करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा के लिए एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, ये हमेशा के लिए एक्ट करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम टू द मीन पोजीशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए मेजर करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा के लिए ऑसिलेटरी मोशन के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट को ड्यू टू वेक्टर नेचर नेगेटिव लेते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करेंगे। तो ये थी डिस्कशन अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन।